हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विलयन चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने विलयन चैप्टर के पिछले भाग के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो आज हम लोग राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम का उपयोग क्या है, राउल्ट के नियम को हम कहां लागू करते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंच रसायनज्ञ राउल्ट ने 1986 में दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयनों के कुल वाष्प दाब को व्यक्त करने के लिए एक नियम दिया। यह नियम राउल्ट का नियम कहलाता है। इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे शब्द उपयोग किए गए हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं या फिर अगर जानते भी हैं तो डाउट है उस शब्दों के बारे में। तो आइए पहले उन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला शब्द है वाष्पशील द्रव। ठीक, वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे या फिर आपको कंफ्यूजन होगा। और दूसरा शब्द आपका यहां पर दिख रहा है द्विअंगी विलयन। ठीक, और एक और शब्द है वो क्या है, वाष्प दाब। तो इस पैराग्राफ को समझने के लिए पहले आपको इन तीनों शब्दों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला शब्द क्या है, वाष्पशील द्रव। दूसरा शब्द क्या है, द्विअंगी विलयन। और तीसरा शब्द क्या है, वाष्प दाब। तो सबसे पहले हम वाष्पशील द्रव के बारे में जान लेते हैं। तो वाष्पशील द्रव वे द्रव होते हैं जिनको गर्म करने पर या फिर जिनके ताप में वृद्धि करने पर उनके अणु वाष्प की अवस्था में या कह लीजिए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे द्रवों को हम क्या बोलेंगे, वाष्पशील द्रव बोलेंगे। तो एक बहुत सरल सा उदाहरण है जल। तो जल को जब आप गर्म करते हो तो उसके अणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वाष्पशील द्रव को समझा जा सकता है। अब हम अगले शब्द की बात करें, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है, आइए इसे भी जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता होगा कि विलयन जो है, विलयन के कितने अवयव होते हैं। विलयन के मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका विलेय, ठीक, और एक क्या होता है आपका विलायक। तो कोई भी विलयन होगा उसके दो अवयव होंगे। पहला आपका क्या होगा, विलेय, और दूसरा आपका क्या होगा, विलायक। ठीक, तो ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक होता है उस विलयन को हम द्विअंगी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि आपका यहां पर कि ऐसा विलयन जिसका एक विलेय हो और एक विलायक हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन बोलेंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो पानी और चीनी का जो घोल है, पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी का घोल, ठीक, ये उदाहरण है आपका। तो इसमें पानी जो है वो क्या है, विलायक है। ठीक, और आपका जो चीनी है वो क्या है, आपका विलेय है। ठीक, तो इस प्रकार से एक विलेय और एक विलायक जिसमें होगा, जिस विलयन में, वो क्या कहलाएगा, आपका द्विअंगी विलयन कहलाएगा। लेकिन अगर आपका चीनी, पानी, नमक, इन तीनों का घोल हो तो आपका चीनी और नमक, चीनी और नमक, ये क्या हो गया, आपका विलेय हो गया। ठीक, क्या हो गया आपका, विलेय। और पानी क्या हो गया आपका, ये विलायक हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हो कि इस विलयन में, चीनी, पानी और नमक के घोल वाले विलयन में आपका चीनी और नमक दो विलेय हैं और एक विलायक है। तो ये आपका द्विअंगी विलयन नहीं होगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। तो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, बात क्लियर हो गया होगा। अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है, आइए इसे समझ लेते हैं। तो वाष्प दाब को समझने के लिए हमें इस फोटो की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप इस फोटो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब की परिभाषा क्या होती है इसे जान लेते हैं। तो परिभाषा यह कहती है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के
मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो परिभाषा यहां पर आपको काफी उलझा रही होगी, लेकिन हम इस फोटो के जरिए से वाष्प दाब की परिभाषा को बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए यहां पर एक कोई पात्र है जो कि बंद है, आप देख सकते हो कि ये एक बंद पात्र है, ठीक। और इस बंद पात्र में एक वाष्पशील द्रव रखा हुआ है। अभी मैंने आपको वाष्पशील द्रव के बारे में बताया है, ठीक। तो इसमें कोई वाष्पशील द्रव रखा हुआ है और इसका ताप क्या है, वो स्थिर है। क्या है, इस निकाय का, इस पात्र में रखे वाष्पशील द्रव का जो ताप है वो क्या है, स्थिर है। मान लीजिए कि 70 डिग्री सेल्सियस पे है या 80 डिग्री सेल्सियस पे है, किसी निश्चित ताप पर ये है। मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पे है। बात क्लियर है? आप अपने मन से कोई एक ताप मान लेते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। 80 से ज्यादा कम नहीं कर सकते, 80 फिक्स कर दिया आपने। तो जब हम इस द्रव का ताप 80 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं तो होता क्या है कि इस द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, जिससे इस द्रव के अणु जो होते हैं इस द्रव की सतह को छोड़ करके द्रव की सतह के ऊपर बर्तन में जो रिक्त स्थान है वहां चले जाते हैं और वहां जाकर के अनियमित गति करते हैं और बर्तन की दीवारों से क्या करते हैं, टकराते हैं। तो बर्तन की दीवारों से जब टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा फिर से घट जाती है, और जब फिर से घट जाती है तो होता क्या है, वो द्रव के जो अणु वाष्प अवस्था में चले गए थे अब वो क्या हो जाते हैं, फिर से द्रव अवस्था में आ जाते हैं। मतलब कि पहले तो वाष्पन होता है, फिर क्या होता है, द्रवण होता है। तो प्रारंभ में क्या होता है कि वाष्पन की दर अधिक होती है। क्यों वाष्पन की दर अधिक होती है? क्योंकि यहां पर गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में जो द्रव के अणुओं की संख्या होती है वो कम होती है। इस वजह से आपका क्या होता है कि द्रवण की दर कम होती है और वाष्पन की दर अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वाष्पन की जो दर होती है वो घटती जाती है और जो द्रवण की जो दर है वो बढ़ती जाती है, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वाष्पन की दर, यहां पर आप लिखेंगे कि वाष्पन और द्रवण, वाष्पन की दर और द्रवण की दर जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और ऐसी ही अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। तो इसी अवस्था में द्रव के अणु जो वाष्प अवस्था में है उनके द्वारा द्रव के सतह पर और बर्तन की दीवारों पर जो दाब होगा वही क्या कहलाएगा, द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बात क्लियर हो गया होगा कि वाष्पन और द्रवण की दर जब समान हो जाए जिस अवस्था में, तो उस अवस्था में द्रव के अणु जो कि वाष्प अवस्था में है उन अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवारों पर और द्रव की सतह की दीवारों पर आरोपित दाब क्या कहलाएगा, द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वापस से राउल्ट के नियम पर ही आ जाते हैं। तो राउल्ट के नियम में आपने देखा कि वाष्पशील द्रव क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या होते हैं और वाष्प दाब क्या होता है। तो पहला पैराग्राफ आप एकदम क्लियर अब समझ जाओगे कि क्या है। जो राउल्ट का नियम है वो दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयनों का कुल वाष्प दाब की गणना करने के लिए हम राउल्ट के नियम का उपयोग करते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं, कि मतलब एक ऐसा विलयन जो द्विअंगी विलयन है और उसमें जो दोनों अवयव हैं वो कैसे हैं, वाष्पशील द्रव हैं। तो उस वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयन का कुल वाष्प दाब हम कैसे ज्ञात करेंगे, राउल्ट के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो जरूरी क्या है कि राउल्ट के नियम का कथन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए राउल्ट का नियम क्या होता है तो आप क्या बताओगे, तो आपको बोलना होगा कि वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब ये स्टेटमेंट, ये कथन क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको इस फोटो को बहुत ध्यान से समझना होगा। इस फोटो में एक बंद पात्र है और उस बंद पात्र में दो वाष्पशील द्रव रखे हुए हैं। एक वाष्पशील द्रव के अणुओं को लाल रंग से दिखाया गया है और दूसरे वाष्पशील द्रव के अणुओं को काले रंग से दिखाया गया है।
यहां पर आप देख सकते हो कि अवयव 1 जो है उसको लाल रंग से दिखाया गया है और अवयव 2 को काले रंग से दिखाया गया है, और दोनों अवयव जो हैं वो कैसे हैं? वाष्पशील द्रव हैं। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो यहां पर हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि हमने क्या माना कि माना, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि माना अवयव 1 व 2 के मोल अंश क्रमशः x1 व x2 कितने हैं? x1 व x2 है। ठीक, और आपका जो अवयव 1 और अवयव 2 का आंशिक वाष्प दाब है उसे भी आप मान लीजिए। तो यहां लिखिए अवयव 1 व 2 का आंशिक वाष्प दाब क्रमशः स्मॉल p1 व स्मॉल p2 है। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लिया कि अवयव 1 और 2 का जो मोल अंश है वो x1 x2 है और अवयव 1 और 2 का जो आंशिक वाष्प दाब है वो p1 p2 है। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो आपका प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। तो P1 जो हो गया समानुपाती हो गया x1 के। तो इस प्रकार से जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो P1 बराबर क्या आ जाएगा? P1 नॉट x1। अब ये P1 नॉट क्या है? तो P1 नॉट जो है वो शुद्ध अवयव 1 का वाष्प दाब है। क्या है? शुद्ध अवयव 1 का वाष्प दाब। इसका मतलब यह हुआ कि इस पात्र में केवल और केवल अवयव 1 हो तब जो वाष्प दाब होगा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध अवयव 1 का वाष्प दाब कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम दूसरे अवयव के लिए राउल्ट का नियम देखते हैं। तो दूसरे अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा P2 वो समानुपाती होगा उसके मोल अंश के x2 के। तो इस प्रकार से ये आपका P2 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा P2 नॉट x2। ये समीकरण 2 हो जाएगा। P2 नॉट क्या है आपका? ये शुद्ध अवयव 2 का वाष्प दाब है, यानी इस बंद पात्र में केवल और केवल अवयव 2 उपस्थित हो तो जो वाष्प दाब होगा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध अवयव 2 का वाष्प दाब कहलाएगा। तो समीकरण 1 और 2 बन जाएंगे इस प्रकार से। अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कुल वाष्प दाब कितना होगा? आंशिक दाबों के योग के बराबर। डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है वो ये कहता है कि कुल वाष्प दाब या कुल दाब जो होगा वो क्या होगा? आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे डाल्टन के नियम से। ठीक, डाल्टन के नियम से। तो डाल्टन का नियम कहता है P कुल यानी कुल वाष्प दाब जो होगा वो क्या होगा? P1 प्लस P2, मतलब पहले के कारण जो आंशिक वाष्प दाब और धन दूसरे के कारण आंशिक वाष्प दाब। तो समीकरण 1 और 2 से यहां पर हम मान रख लेते हैं। तो यहां पर हमें P कुल क्या मिल जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा P1 का मान जो है P1 नॉट x1 और P2 का मान जो है P2 नॉट x2 है। और अब हमें पता है कि जो किसी भी विलयन में जो प्रत्येक अवयव के मोल अंश होते हैं उनका योग हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो यहां से x1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2 के बराबर होगा। तो ये मान जब हम इस समीकरण में रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए P कुल जो होगा वो कितना हो जाएगा? P1 नॉट और x1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस x2। तो यहां पर लिख दिया इस प्रकार से। इसके बाद P2 नॉट x2। तो P कुल हमें क्या मिल गया? आपका P कुल बराबर आ गया P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ये आ गया। तो अब देखिए इसमें भी x2 है और इसमें भी x2 है, तो हम x2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो P कुल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहां पर पहले लिख लीजिए P कुल बराबर, यहां पर हो गया P1 नॉट माइनस, मैंने क्या कॉमन लिया? यहां से x2 कॉमन लिया, तो यहां पर प्लस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्लस
तो ये वाला जो होगा आपका पहले आ जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक, इस प्रकार से, और x2 को बाहर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा कि अवयव 2 के मोल अंश के पदों में मिल जाएगा, ठीक। और अगर हमें कुल वाष्प दाब को अवयव 1 के मोल अंश के पदों में लिखना होगा तो x1 प्लस x2 बराबर 1 से यहां पर x2 बराबर 1 माइनस x1 करेंगे और इस मान को यहां पर रख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल वाष्प दाब प्राप्त होगा। लेकिन वो जो होगा वो मोल अंश किसके, वो अवयव 1 के मोल अंश के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम को गणितीय रूप में हम ये लिखेंगे इस प्रकार से, और इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे किसी भी वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का कुल वाष्प दाब की गणना करने के लिए। अब इसी समीकरण को हम लोग ग्राफ में कैसे निरूपित करेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण को यहां लिख लेते हैं। समीकरण क्या था, P कुल, ठीक, P कुल यानी कुल वाष्प दाब जो था वो था बराबर था P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। इस प्रकार से ये कुल वाष्प दाब का सूत्र हमें प्राप्त हुआ था राउल्ट के नियम से, ठीक है। तो इस सूत्र को हमें ग्राफ में निरूपित करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें कुछ बेसिक चीजें ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि y बराबर mx प्लस c का जो ग्राफ होता है कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से होता है। देख लीजिए आप यहां पर, अगर आप लोग को नहीं याद है तो यहां पर देख लीजिए, ये जो आपका क्षैतिज रेखा है ये क्या कहलाता है, x अक्ष, ठीक, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाता है, y अक्ष, ठीक। हाँ, और जो y बराबर mx प्लस c का ग्राफ इस प्रकार से ऐसे बनता है, ठीक, ये इस प्रकार से। और ये जो अंतःखंड है इतना y अक्ष पर जो ये अंतःखंड कटा हुआ है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वही क्या होती है, ये c होती है। यहां पर जो ये c है ये y अक्ष पर कटी हुई अंतःखंड होती है, ठीक। तो ये ग्राफ आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहां देख लीजिए। तो ये y बराबर mx प्लस c के रूप में ही ये समीकरण है। आप देखिए y के स्थान पे यहां पर क्या है, p कुल है, फिर बराबर mx के स्थान पर देखिए ये है mx, ठीक, x के स्थान पर x2 और m के स्थान पर P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और फिर प्लस c के स्थान पर क्या है, P1 नॉट। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये P1 नॉट जो है c के स्थान पर है और mx के स्थान पर ये इतना है और p कुल के स्थान पर y है। तो इसका ग्राफ जब हमें प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब इसका ग्राफ जब हमें खींचना होगा, तो देखिए ये एक आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया और ये आपकी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक। तो देखिए y बराबर mx प्लस c में जो क्षैतिज रेखा था वो क्या था, x था, तो इसमें जो क्षैतिज रेखा होगा वो क्या होगा, x2 होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, मतलब कि ये इस अक्ष पर हम क्या दिखाएंगे, अवयव 2 का मूल अंश दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे अवयव 2 का मूल अंश, ठीक। इस अक्ष पर हम क्या दिखाएंगे, अवयव 2 का मूल अंश दिखाएंगे। बात क्लियर हो गया। और y बराबर mx प्लस c में ये जो था ये क्या था, y अक्ष था, तो इसमें आपका जो y है वो क्या है, p कुल है, तो ये अक्ष क्या होगा, ये वाष्प दाब वाला अक्ष होगा। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं कि ये आपका क्या है, वाष्प दाब का अक्ष है, ठीक। इस अक्ष पर हम क्या दिखा रहे हैं, वाष्प दाब को दिखा रहे हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो देखिए यहां पर आपका जो x2 होगा वो शून्य होगा, मतलब इस बिंदु पर आपका जो दूसरे अवयव का जो मोल अंश होगा वो शून्य होगा, ठीक। और यहां पर जिस समय आपका दूसरे अवयव का मोल अंश शून्य होगा उस समय पहले अवयव का मोल अंश कितना होगा, वो अधिकतम होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों अवयवों के मोल अंश का योग हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो इसको 1 होना पड़ेगा ना, तभी तो इन दोनों का योग 1 के बराबर होगा, ठीक। तो देखिए जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बिंदु होगा यहां से यहां तक का ये क्या है, अंतःखंड, ये आपका P1 नॉट होगा। जैसे इस वाले में आपका ये जो अंतःखंड था C था, उसी तरीके से इसमें क्या है, ये P1 नॉट है, तो ये क्या होगा आपका P1 नॉट होगा। बात क्लियर हो गया कि नहीं है, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में जब x2 का मान इसमें 0 रखोगे तो ये पूरा
क्वांटिटी क्या हो जाएगा, शून्य, और पी कुल किसके बराबर होगा, P1 नॉट के। तो यहां पर आप देखिए कि इस बिंदु पर आपका जो x2 शून्य है, तो इस बिंदु पर आपका जो कुल वाष्प दाब है वो P1 नॉट के बराबर है, यानी आपका ये सही है। अब जब आपका एक ऐसा बिंदु आएगा, अब देखिए धीरे धीरे इस अक्ष पर आगे बढ़ते जाओगे तो x2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ती बढ़ती एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि x2 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो उस समय आपका x1 क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो जब आपका x2 का वैल्यू 1 होगा तो आपका कुल वाष्प दाब कितना होगा, देखिए जब इसमें x2 के स्थान पे 1 रखोगे तो आपका P1 नॉट से कट जाएगा, बचेगा P2, यानी कुल वाष्प दाब कितना होगा आपका P2 नॉट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये जो यहां पर आप इसको ऐसे मिलाइए तो ये जो होगा ये कितना होगा, ये P2 नॉट के बराबर होगा, ये कितना होगा, P2 नॉट के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए जो अवयव 1 का जो आंशिक वाष्प दाब था वो किसके बराबर था, P1 बराबर P1 नॉट x1 के, और अवयव 2 का जो आंशिक वाष्प दाब था P2 बराबर P2 नॉट x2 के। ठीक, तो अब कक्षा 10 में एक और ग्राफ है, वो भी आपको याद रखना है। वो क्या ग्राफ है कि जो मूल बिंदु से जो आपकी रेखा जाती है उसका समीकरण क्या होता है, y बराबर mx। ठीक, तो देखिए y के स्थान पर या क्या है, P1 और P2 है, और mx के स्थान पर क्या है, P1 नॉट x1 और P2 नॉट x1 है। तो जो इसका रेखा होता था, ग्राफ बनता था, वो इस प्रकार से जाता था, मतलब मूल बिंदु से होकर जाता था। तो जब हम P1 बराबर P1 नॉट x1 का ग्राफ खींचेंगे तो देखिए जब आपका ये शून्य होगा x1 का मान, तो उस समय P भी क्या होगा, P1 भी क्या होगा, शून्य होगा। तो यानी यहां पर आपका x1 का मान 1 है, ठीक, और यहां पर आपका x1 का मान शून्य है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस बिंदु पर आपका जो होगा P1 जो होगा वो शून्य होगा, और जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका x1 बढ़ता जाएगा और यहां पर आकर के एकदम अधिकतम हो जाएगा। तो उस समय P1 जो होगा P1 नॉट के बराबर होगा, तो उसका ग्राफ जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, और जब हम इसकी P2 की बात करें तो देखिए P2 का जो वैल्यू होगा x2 के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे इधर x2 का मान बढ़ता जाएगा, और इस बिंदु पर आकर के जो x2 का मान 1 के बराबर अधिकतम हो जाएगा। तो यहां से ये जो ग्राफ होगा इसका क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, तो ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो जो कंटिन्यूअस लाइन से है वो क्या है, P कुल है, P कुल बराबर P1 प्लस P2 है। ठीक, और ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो ये क्या है आपका, ये आपका P1 बराबर P1 नॉट x1 के बराबर है। ठीक, तो P1 बराबर P1 नॉट x1 वाला ग्राफ है, और ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो ये क्या है, P2 बराबर P2 नॉट x2। ठीक, तो इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम को ग्राफ में भी ऐसे निरूपित कर सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो राउल्ट के नियम से संबंधित इतनी सारी चीजें थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अब अगर हम ये मान लें कि इस बंद पात्र में जो दो वाष्पशील अवयव रखे हुए थे, उन वाष्पशील अवयवों के जो वाष्प अवस्था में जो अणु है उनके मोल प्रभाज y1 y2 है। कितने हैं, y1 और y2 है। ठीक है, मतलब कि इस वाष्प अवस्था में जो अवयव 1 का मोल प्रभाज है वो कितना है, y1, और वाष्प अवस्था में अवयव 2 का जो मोल प्रभाज है वो कितना है, y2 है। ठीक है, x1 x2 क्या था, वो मोल प्रभाज था अवयव 1 अवयव 2 का विलयन में, और y1 y2 क्या है, ये मोल प्रभाज है अवयव 1 का वाष्प अवस्था में, और y2 जो है अवयव 2 का वाष्प अवस्था में। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से ही यहां पर जो आपका आंशिक दाब होगा P1 वो क्या होगा, बराबर होगा y1 इंटू P कुल के। ठीक, और आपका जो आंशिक दाब होगा P2 वो बराबर होगा y2 इंटू P कुल के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक संबंध राउल्ट के नियम से और ये दोनों देख सकते हैं। तो इन सूत्रों को भी आप याद रखिएगा। इन सूत्रों की सहायता से जो वाष्पशील द्रव है और उस वाष्पशील द्रव के वाष्प अवस्था में जो अणु होंगे उनके कंपोजिशन को, उनके संगठन को हम ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग राउल्ट के नियम पर एक आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं।
तो प्रश्न क्या है, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो पहला प्रश्न पहले हम लोग हल करते हैं। तो पहले देखिए कि CHCl3 का जो वाष्प दाब दिया है वो कितना है। तो यहां पर जो आपका P1 नॉट है, मतलब कि CHCl3 का जो शुद्ध CHCl3 का जो वाष्प दाब है, CHCl3 यहां लिख लीजिए, वो P1 नॉट से हम उसको दिखा रहे हैं और वो कितना है 200 mmHg के बराबर है। इसी प्रकार से जो शुद्ध आपका डाइक्लोरोमेथेन है उसका जो वाष्प दाब कितना है, तो उसको हम P2 नॉट से दिखा रहे हैं। तो यहां CH2Cl2 का वाष्प दाब आपका कितना है 415 mmHg है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है यहां पर पहले प्रश्न में कि 25.5 ग्राम CHCl3 और 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर के विलयन बनाया गया है। तो वाष्प दाब की गणना करना है 298 केल्विन पर। तो वाष्प दाब की गणना करने के लिए पहले आपका CHCl3 व CH2Cl2 के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, और जब मोलों की संख्या पता होगा तो मोल अंश हम निकालेंगे। तो पहले हम यहां पर लिखते हैं CHCl3 का मोलर द्रव्यमान पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो मोलर द्रव्यमान यहां पर कितना होगा, देखिए कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, और 3 क्लोरीन है आपके, तो 35.5 गुणे 3 इतना हो जाएगा। तो इसको हल करने पर आपका आएगा 119.5 ग्राम। ठीक, इसी प्रकार से आप CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान निकालिए। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा वो भी लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, तो इसका मोलर द्रव्यमान जो होगा, देखिए 1 कार्बन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो 2 गुणे 1, और आपके 2 क्लोरीन परमाणु, तो 35.5 गुणे 2। तो इस प्रकार से जब इसको आप हल करोगे तो आपका आएगा 85। कितना आएगा, 85। देखिए 35.5 का डबल करोगे तो कितना होगा, 71 हो जाएगा, और ये 2 होगा तो 71 2 73, और 73 2 75 10 85, इस प्रकार से 85 ग्राम ये आ जाएगा। तो आपका अब हमें क्या ज्ञात करना है, CHCl3 के मोलों की संख्या और CH2Cl2 के मोलों की संख्या। तो यहां पर हम CHCl3 के मोलों की संख्या को N1 से दिखा रहे हैं। तो N1 बराबर यहां पर लिखिए, N1 जो है क्या है, CHCl3 के मोलों की संख्या है। तो N1 बराबर आपका CHCl3 का जो दिया गया भार है, तो दिया गया भार कितना है 25.5 ग्राम है, बटे CHCl3 का मोलर द्रव्यमान तो कितना निकाले हैं 119.5, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करते हो तब आपका आ जाता है 0.213 आ जाता है इस प्रकार से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, CH2Cl2 के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो इसके मोलों की संख्या को हम N2 से दिखा देते हैं, और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, CH2Cl2, मतलब कि N2 क्या है, CH2Cl2 के मोलों की संख्या है। तो CH2Cl2 के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिया गया भार, तो दिया गया भार कितना है 40, बटे CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान वो कितना है 85। तो इसको जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर 0.47। ठीक, इतना आ जाएगा, मतलब आपका CHCl3 के मोलों की संख्या 0.213 मोल आएगी, और CH2Cl2 के मोलों की संख्या 0.47 मोल आएगा। अब क्या है कि दोनों का मोल अंश क्या होगा विलयन में, ये निकाल लेते हैं। तो मोल अंश क्या होगा आपका, देखिए X1, ये किसका मोल अंश है, CHCl3 का मोल अंश है। तो क्या लिखते हैं, N1 बटे N1 प्लस N2, यही होता है मोल अंश का सूत्र। तो N1 का मान कितना है 0.213 बटे 0.213 प्लस 0.47। तो इसको हल करेंगे तो 0.213 बटे 0.683 आ जाएगा, और जब आप इसको हल करते हो तो X1 का मान जो आता है वो 0.312 आ जाता है।
ठीक, इस प्रकार से ये आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, x2 का मान चाहिए। तो x2 का मान निकालने के लिए हम क्या कर लें, सीधे सीधे एक में से x1 के मान को घटा दें। तो जब एक में से x1 के मान को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.688। ठीक, तो इस प्रकार से ये x2 का मान आ गया 0.688। तो पहला प्रश्न आपका यही पूछा था कि कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो कुल वाष्प दाब के लिए जो राउल्ट का नियम का सूत्र है वो क्या था, वो आपका P कुल जो था वो था P1 नाट प्लस P2 नाट माइनस P1 नाट इंटू x2। तो यहां पर P1 नाट की वैल्यू कितनी थी, 200 mmHg था, और P2 नाट का कितना था, 415 mmHg था। ठीक, माइनस P1 नाट फिर से यहां लिखेंगे 200 mmHg। ठीक है, फिर x2 का मान कितना आया है, 0.688। ठीक है, इतना लिख लेंगे यहां पर। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर, 215, फिर गुणे 0.688। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं तो 200 प्लस आपका 215 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 147.92। दोनों को जोड़ लेंगे तो 347.92 mmHg, यानी कुल वाष्प दाब कितना आ जाएगा आपका, P कुल जो होगा वो बराबर होगा 347.92 mmHg के बराबर आएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या था, वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो इसके लिए प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब की गणना हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। तो राउल्ट का नियम जो था उसके अनुसार जो आंशिक वाष्प दाब P1 है वो किसके बराबर है, P1 नाट x1 के। ठीक, तो यहां पर आपका जो P1 नाट की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी आपका 200 mmHg, और x1 का मान कितना आया था, x1 का मान जो था 0.312 मोल आया था। तो इसका जब आप गुणा करते हो तो आपका आ जाता है 62.4 mmHg, इतना आ जाता है। ठीक, अब आप दूसरे अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है वो निकालते हो। तो P2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P2 नाट x2, और ये किसके बराबर होगा, तो P2 का मान कितना था, 415 mm था। ठीक, और गुणे x2 का मान कितना आया था, 0.688 आया था मोल। तो इसका जब आपस में गुणा करते हो तो 285.5 mmHg आ जाता है। बात क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि वाष्प अवस्था में जो प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करना है। तो मान लेते हैं y1 व y2 है। वाष्प अवस्था में पहले अवयव का जो मोल अंश है वो y1 है और दूसरे अवयव का जो मोल अंश है वो y2 है। तो उसके लिए भी राउल्ट के नियम से मैंने बताया था कि जो आपका P1 होगा वो बराबर होगा किसके, y1 P कुल के। ठीक, तो इस प्रकार यहां से आपका y1 क्या आ जाएगा, P1 बाई P कुल। ठीक है, तो P1 कितना है आपका, P1 यहां पर आप देखिए 62.4 और P कुल कितना आया था, 347.92। तो जब आप इसको हल करते हो तो ये कितना आ जाता है आपका 0.18। y1 का मान कितना आ जाता है 0.18। और इसी प्रकार से जब आप P2 इज इक्वल टू y2 P कुल करते हो तो यहां से आपका y2 का मान कितना आ जाता है, यहां पर हो जाएगा P2 बाई P कुल। ठीक, तो P2 का मान कितना है 285.5 बटे 347.5, ये आपका P कुल का मान है। तो जब आप इसको हल करते हैं तो आपका आ जाता है 0.82। P2 का मान कितना, y2 का मान कितना आ जाता है, y2 का मान आपका 0.82। ठीक है, तो वाष्पीय प्रवस्था में जो अणु हैं उनका मोल अंश कितना आ गया, y1 बराबर 0.18 और y2 बराबर 0.82। ठीक है, तो इस प्रकार से आंकिक प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।